ये इशू होता है, इसलिए मैं जो है वो सोचता हूँ कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देके आदत ख़राब ना की जाए, कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए, वो आप इंटरनेट पे सर्च करें, यूट्यूब से देखें, गूगल पे सर्च करें और जो है ना वो कर सकें। जी, फ़ातिमा बोलें। सर इशू ये है कि पहले भी मैंने जावास्क्रिप्ट की क्लासेस ली हैं, मगर जावास्क्रिप्ट जिस तरह से आप बहुत सही यानी कि एकदम डिटेल्ड में समझाते हैं ना, वो सर हमें डिटेल्ड में नहीं समझाते थे, इसलिए मुझे आपका समझ में आ जाता है। गूगल का मसला ये है कि सर गूगल में सिर्फ यानी कि जो हम पूछते हैं वो बताया जाता है, यानी कि अगर हमने उनसे कोई भी जैसे कोड लिया तो वो कोड बताते हैं, आप असाइनमेंट देके हमारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो इससे थोड़ा-सा हम और ज़्यादा जो हमारा दिमाग नहीं चलता होता तो वो थोड़ा-सा चलना चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे सिर्फ़ मसला ये है कि मैं गूगल अगर मैं सर्च भी करती हूँ तो मैं वहाँ आके अटक जाती हूँ जहाँ आप असाइनमेंट देते हैं। अभी तक तो समझ में आता है, मगर जो चीज़ हम समझते हैं वो असाइनमेंट के बाद नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि हम अटक जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं होती है जो आप क्लियर कर देते हैं बाद में। तो गूगल का ये बेनिफिट नहीं है हमारे पास कि हम उससे सवाल नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। फैसल रफ़ीक बोलें। जी, फैसल रफ़ीक आपने हैंड रेज़ किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी वही वाली बात कि मैंने कहीं कोटेशन में पढ़ा था किसी किताब में कि सवाल पूछना एक आर्ट है, ठीक है? तो गूगल से आपको पूछना सीखेंगे ना तो वो आपको बताना शुरू कर देगा। तो मेरी पहली दिन की जो क्लास का लेक्चर होता है जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को जो है ना वो गूगल करना सिखाना है कि आप सवाल करना सीखें और पूछें उससे। सब कुछ पढ़ा हुआ है ए टू ज़ेड, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ ना, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मेरे लिए तो अच्छी बात है, मैं तो एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाऊँगा और आप लोगों को बोलूँगा भई ऑनलाइन लाइव आ जाओ, मेरी क्लास यूट्यूब के ऊपर ले लो, ठीक है? और यू उससे जो है वो मेरी इनकम भी शुरू हो जाएगी। 4000 घंटे मेरे ख़्याल से वॉच टाइम कितनी देर लगती है? 1.5 घंटे की मेरी क्लास है। आपको 5 खत्म होते-होते मेरे 1000 घंटे तो ऐसे ही खत्म हो जाएँगे इसके अंदर। तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद बात है। तो मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ? मैं अपना नुकसान इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। मेरा असल पहले दिन से मोटिव ये है कि आप लोग गूगल करें। देखिए, आप लोगों को परेशानी होती है, मैं यहाँ पे आता हूँ, असाइनमेंट बताता हूँ, बना बना के दिखाता हूँ, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया हो, ठीक है? और उसके बाद जो है वो चीज़ें भी करता हूँ। आपको क्लास कोड भी प्रोवाइड कर देता हूँ और आपको लेक्स और असाइनमेंट जो भी होता है, वो वॉइस नोट में भी सेंड करता हूँ। अब अगर मैं आपको जो है ना अपनी रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी दे दूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो है ना आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो डेवलपर बनता ही वो है जो गूगल करना सीखता है। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे गूगलिंग करना सिखा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। मुश्किल होती है, सही जवाब नहीं आता है क्योंकि आप सही पूछते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल को आज जाके लिखोगे कौन बनेगा करोड़पति गेम कैसे बनाऊँ मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो हो सकता है उसकी 4-5 वीडियोज़ मिल भी जाएँ आपको, लेकिन सबका तरीका अलग होगा मेरे तरीके से, ठीक है? सबका तरीका बहुत डिफरेंट होगा मेरे तरीके से कि जिस तरीके से मैंने असाइनमेंट दिया हो सकता है, या हो सकता है कोई सही तरीका भी आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे ना कि भई आपने ये सोचा कि भई कौन बनेगा करोड़पति कैसे बनेगा? तो आपने ये सोचा कि भई मैं 5 सवालों को जो है वो एक ही स्क्रीन पे कैसे दिखाऊँ? तो इतना तो आपको पता है कि आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं और डिस्प्ले शो भी वो भी अ, डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकते हैं और डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं। उससे आपके डिफ शो और हाइड हो जाएँगे। ठीक है? आपको पता है कि आप 5 डिफ को शो एंड हाइड कर सकते हैं। अब आप उससे छोटी-छोटी चीज़ें पूछेंगे, वो आपको पूरा असाइनमेंट नहीं बताएगा। आप उससे पूछे भई मेरे पास 2 डिव है, 1 डिव को शो करना है और 1 को हाइड करना है, बटन के क्लिक के ऊपर मैं कैसे करूँ? वो आपको बता देगा। आप उससे पूछे भई मुझे जो है वो 4 सवाल हैं, मैं सवाल को कैसे होल्ड करूँ? वो आपको बता देगा। मैं मानता हूँ कि वो आपको जो है वो
काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताएगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको मिसगाइड करेगा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ आपको जो है ना वो शार्प करेगी जिससे आप परेशान हो रहे हैं आज। अगर गूगल नहीं होता तो मे बी आज डेवलपर नहीं होता, ये बात तो हम भी कहते हैं। गूगल ने बहुत आसानी जो है वो करी है हम सबके लिए। जो प्रोजेक्ट हम 2 महीने में ख़त्म कर देते हैं, वो प्रोजेक्ट को 2 साल लग जाते हैं अगर गूगल नहीं होता, ठीक है? ऐसी ही बात है। लेकिन इनिशियल लेवल पे फ़ातिमा की बात भी बिल्कुल ठीक है कि उनको जो है वो जो चीज़ें जैसे अगर आप सर्च करेंगे ना कौन बनेगा करोड़पति, गेम बनाना है तो गूगल नहीं बताएगा आपको, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन आपको पूरा असाइनमेंट भी सर्च नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है, गूगल सबका उस्ताद है। जी, बोलें फैसल रफ़ीक, आपने फिर से हैंड रेज़ किया है आई थिंक। असल में अगर मैं आप लोगों को दे भी दूँ तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे मेरा लेक्चर दोबारा लेके। मैं इस बारे में दोबारा सोचूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा जो है वो इरादा बनेगा इस चीज़ के ऊपर कि रिकॉर्डेड लेक्चर देने का, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि आप लोग जब 1.5 घंटे की क्लास लो और 1.5 घंटे का लेक्चर दोबारा-दोबारा सुनोगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। मतलब फ़ायदा क्या, जो कोड मैंने आपको दिया अगर आप उसकी प्रैक्टिस को खुद से करोगे ना, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। यार ये भी एक प्रॉब्लम है शहजाद, अब क्या लाइट बहुत जा रही है, जैसे उनकी जा रही है लाइट, आपकी लाइट जा रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरीके से ठीक है, ज़्यादा मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लाइट्स की वजह से। मैं समझ सकता हूँ आप लोग को कंप्यूटर पे होगा, हर एक के पास लैपटॉप होना मुमकिन भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मुझे भी नहीं पता होता साले नूर, मैं खुद तैयारी करके नहीं आता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, मैं बस आता हूँ और देखता हूँ कि क्या पढ़ाना चाहिए और मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं कोई तैयारी नहीं करता कि टॉपिक क्या पढ़ाना है मुझे। शायद मैं नोट जेएस में इस तरीके से तैयारी करूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्या पढ़ाऊँगा नेक्स्ट। बिल्कुल सही, सिचुएशंस के हिसाब से। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मैं चीज़ें शुरू करता हूँ। अच्छा, ये असाइनमेंट हो गया हमारा, इस असाइनमेंट को करते हैं साइड, ठीक है? अब मैं आपको जो कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ ना, हाँ, क्लास मोबाइल पे भी अटेंड हो सकती है, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन मोबाइल पे समझना और बड़ी स्क्रीन पे समझने में काफ़ी फ़र्क होता है और जब आप एज़ अ स्टूडेंट होते हैं ना, तो मोबाइल पे समझने के लिए कोड को बेसिकली समझने के लिए जो है ना, वो थोड़ी-सी स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ख़ैर, जैसा भी है, गुज़ारा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये इश्यू रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर उससे नुकसान ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो जानबूझ के क्लास अटेंड नहीं करते और लाइव क्वेश्चंस आंसर जो होते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत सारी बातें हमारी कवर हो जाती हैं। तो फिर बच्चे जो करते हैं ना, वो जानबूझ के क्लासेस नहीं लेते हैं, तो फिर मजबूरी हो जाती है। फिर वो बोलेंगे हमें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। अच्छा, मैं अभी आपको आता हूँ अपनी बात की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ। पहले थोड़ी-सी और चीज़ें देखते हैं, आज की और कल की। मतलब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ये बातें चलती रहेंगी। हम करते हैं कंसोल लॉग। अब बताने की बात ये है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले का काम। जब मैंने आपको कहा कि अगर आप
डबल कोटेशन लगा देते हैं कोई भी स्ट्रिंग लिखते वक्त, तो उसके दरमियान आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, वरना क्या आएगा, एरर आएगा। ऐसे ही कहा मैंने, कभी भी आपने अगर डबल कोटेशन इस्तेमाल कर ली और उसके बीच में डबल कोटेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे ही सिंगल कोट के साथ होता है। कहाँ है सिंगल कोट? ये ये ठीक है, यही सिंगल कोट के साथ होता है। ये बात कितने बच्चों को याद है आप में से? याद है? मैं यार ऑफिस से आता हूँ, मुझे आते आते 9 साढ़े 9 हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। बस इतना ही टाइम होता है, या तो मैं खाना खा के फौरन बैठ जाऊँ लैपटॉप के ऊपर, तो टाइम नहीं होता अमूमन मेरे पास। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 से ऊपर भी चला जाता है, तो इस वजह से मैं जो है ना वो 9 पे चाह नहीं रहा हूँ क्लास। देखते हैं, मैं करता हूँ कुछ आप लोगों के लिए जो है ना नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप लोगों को याद है कभी मैंने ऐसे कहा था। अब मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आता है सेंटेंस आई एम, ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम की, आई एम आमिर खान। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है आमिर खान की, ओ आई एम की, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अब इसके अंदर एपोस्ट्रॉफी तो लगा रहे हैं हम, जिसको हम सिंगल कोड भी कहते हैं। अब इसके लिए जो है वो हमें करना क्या पड़ता है कि जब आपको सिंगल कोड बाहर भी इस्तेमाल किया है और अंदर भी सिंगल कोड का इस्तेमाल करना है, तो आप इसके साथ लगाएंगे बैकवर्ड स्लैश। क्या लगाएंगे आप इसके साथ? बैकवर्ड स्लैश, और उसको करेंगे इंटर। तो देखें, आपका जो आई के बाद वाला कॉमा है ना, वो भी एज इट इज प्रिंट हो गया। और अगर यही चीज अगर आपने डबल कोटेशन में करनी होती है, अब जो है आप अगर इसको डबल कोटेशन के साथ करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। और अगर आपको आई एम के दरमियान ही डबल कोटेशन लगानी होती है, तो फिर वही मसला कि बाहर डबल कोट है अंदर भी डबल कोट आ रहा है, तो उसके लिए भी आप बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। देखें, डबल कोट आ गया। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ओके, दैट्स गुड। ये देखें, मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के साथ नहीं पढ़ाया था ये, मैंने आपको जब मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करवाते ना, अमोन टीचर ये चीजें तब करवा देते हैं। मैं आप लोगों को वहां से उस तरीके से नहीं करवाया मैंने, आज ये बताइए ये बात आपको। यहाँ तक बात क्लियर है? आज मुझे जो है वो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाना था, लेकिन वो मैं आज नहीं करवा रहा। अब मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको लाइट की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ मैं उस टॉपिक के लिए जो है वो आप लोगों को दे दूँ रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड में शायद दे दूँ आप लोगों को, लेकिन पता नहीं कल के लिए, लेक्चर के लिए। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक मेरे पास है वेरिएबल्स। दोबारा हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे और फुल स्विंग के साथ। फुल स्विंग्स का मतलब ये है कि अभी तक मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल बनाना, उनकी नेमिंग कन्वेंशन, उनमें डेटा टाइप वगैरह करवाया। अब कल का जो टॉपिक होगा वेरिएबल्स का, उसके अंदर जो है मैं आपको वार, लेट, कॉन्स्ट और जो है वो इसके अलावा भी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है ना? उसके बाद जो है, उसी के बाद उसी लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है ना वो उनके स्कोप भी समझाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें भी समझाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो आपकी कल कल क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास, सैटरडे वाली, ओ जुमेरात वाली। ठीक है, आज एक, सर आज एक क्लास रख लें, मतलब मैं समझा नहीं, आज एक क्लास और रख लें? अ,
मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, वो वेरिएबल्स पढ़ाऊँगा दोबारा, क्योंकि मैंने जब पहले वेरिएबल बनाया था, वो अब आपको इस्तेमाल करना आ गया और आपको समझ में भी आ गया कि वेरिएबल का काम क्या है कि डेटा होल्ड करता है। तो अब जब आपको बेसिक समझ में आ गई ना, उसका काम समझ में आ गया, अब आपको मैं उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है? तो वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो मैं आपको दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर आपके जो है ना, वो वेरिएबल से पहले कुछ रिजर्व कीवर्ड्स लगते हैं, जैसे वार, लेट एंड कॉन्स्ट। तो उनके बारे में बताऊँगा, उनका स्कोप के बारे में बताऊँगा, उनका डिफरेंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना? बाकी ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फंक्शंस हैं, फंक्शन में कुछ चीज़ें हैं वो बताऊँगा और वेरिएबल्स में कुछ मज़ीद डेटा टाइप्स हैं वो बताऊँगा। तो वो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। एरे नहीं, एरे और ऑब्जेक्ट की क्लास तो मैं पूरी अलग ही लूँगा। एरे और ऑब्जेक्ट्स तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने हैं ताकि आप घोल के पी जाएँ। उनकी एरे और ऑब्जेक्ट्स की क्लास बिल्कुल अलग लूँगा मैं। उनको वेरिएबल्स के साथ मिक्स ही नहीं करता मैं कभी। उसकी वजह ये कि एरे और ऑब्जेक्ट्स ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, इनके ऊपर है ना बड़े से बड़ा डेवलपर आके फँसता है। फँसने से मुराद ये है कि उनकी बेसिक बहुत कमज़ोर होती हैं। लूप करेंगे शज़र बाद में। लूप बाद में जब आप लोगों की जो है ना वो फंक्शंस, इफ एल्स, एल्स इफ और वेरिएबल्स वगैरह पे इतनी अच्छी ग्रिप हो जाएँगी ना कि मैं समझूँगा कि आपको जो है वो लूप की तरफ लेके जाना चाहिए। फिर मैं आपको लूप की तरफ लेके आऊँगा। अभी तो आपको मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाए हैं, सिर्फ़ असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया है और 1-2 ऑपरेटर और पढ़ाए। ऑपरेटर्स भी पूरे नहीं पढ़ाए अभी तक तो मैंने आप लोगों को। स्विच केस नहीं पढ़ाएँगे अभी, स्विच केस बाद में ऐसे ही नॉर्मल सा हल्का-सा देख लेंगे, ठीक है? जब आपको इफ एल्स पे ग्रिप हो जाएगी ना असाइनमेंट बना-बना के, फिर मैं उस तरफ लेके चलूँगा जो बाकी की चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप लोगों को असल में हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ हम लोग गलती ये करते हैं कि जब बच्चा प्रोग्रामिंग में आता है ना, तो एज़ अ टीचर हम लोग गलती ये करते हैं कि हम बच्चे को सारी थ्योरी और जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो बता देते हैं। जैसे वेरिएबल आया, तो वेरिएबल के अंदर हमने 10-12 डेटा टाइप्स बता दी, उसको बोला आगे पढ़ेंगे और 2-3 का प्रैक्टिकल करवा दिया और बोलते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। फिर यही होता है, फिर आपको इफ एल्स की तरफ ले आते हैं, इफ एल्स भी समझा देते हैं, स्विच भी समझा देते हैं, बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है कि भई इफ एल्स कहाँ लगाना है, स्विच कहाँ लगाना है। फिर फंक्शन भी एक साथ सारे 5-5 तरह के फंक्शंस बता देते हैं। बच्चे को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। मैं जो जिस अप्रोच से चल रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, वो मेरी अप्रोच ये है कि आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा बताना है। जैसे कि आपको जब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट का, आपको पता है अब वेरिएबल होते क्या हैं, ठीक है ना? अब आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर आपको पता है कि इफ एल्स क्या होता है और कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग 10 असाइनमेंट बना चुके हैं इफ एल्स के ऊपर, तो हमें पता है। फंक्शंस आपको पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके का फंक्शन हमने अभी अब आपको उसका काम पता है। जब आपको इन चीज़ों के काम पता होते हैं ना, जब प्रैक्टिकली आप लोगों को पता होता है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, फिर हम आपको बताएँगे कि इसको हल्का-सा चेंज भी कर सकते हो। तो आपको एकदम बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं आपको बताऊँ ना फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर देते हैं। एक पैरामीटर दे के वैल्यू भी उठा सकते हैं, ये आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2 उठा सकते हैं। आपको पता है कि 2 उठा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि लातादाद कैसे उठा सकते हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा, लातादाद भी उठा सकते हैं। अब ये आपको अगर फ़ंक्शन के एक ही लेक्चर में समझा दूँ ना मैं सारी चीज़, तो ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप लोग सीख जाओ। और फिर वही गलती होती है कि तब फिर 4-4 5-5 साल बाद जाके भी बेसिक कमज़ोर रह जाती हैं तमाम डेवलपर्स की। कॉल बैक्स हैं, रिकर्सिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक-एक करके अगर बेसिक मज़बूत होगी ना तो नोड जेएस वगैरह पढ़ाने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएँगी आप लोगों को। जी बिल्कुल, हल्के-हल्के ही चल रहे हैं हम लोग, ताकि बेसिक आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा ये कंसोल वाली चीज़ तो समझ आ गई। इसको कोई सवाल? इसमें तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए, बस बहुत छोटी-सी चीज़ है वैसे। अब एक और चीज़, मेरे पास एक वेरिएबल है, एक जिसकी वैल्यू है 5, जिसकी वैल्यू है 5। अब हम करते हैं ओहो! ये है आ रहा है मेरा याद यहाँ पे। एक ये और है।
यार ये इंटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, इसका कीबोर्ड मुझे मज़ा नहीं कर रहा बिल्कुल भी चलाने में। ये देखें बार बार कंसोल डॉट लॉग। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई एज इज 5। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा माई एज इज 5, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे ए पास करूँ, तो ए के अंदर जो भी एज होगी वो दिख जाए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कोई बताएगा? मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस। स्टेटमेंट लिखो फटाफट यहाँ पे। हसन नहीं लिख सकते, जमीर रवि नहीं लिख सकते यहाँ पे। जिनको पहले आती है वो ना लिखें, बेहतर यही है। बाकी लिख के दिखाएं यहाँ पे क्या होगा फटाफट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माई एज इज 5। हसन अली बल्टी। बल्टी बल्टी कहाँ से है? मैं पहली दफा सुनी है मैंने। खैर, हाँ ये तरीका बिल्कुल अच्छा है। हसन आमिर हसन हुसैन बल्टी, ये तरीका अच्छा है। और माई एज इज समथिंग, सिदर अली ने भी सही कहा। कॉमा लगा देंगे, सेपरेट हो जाएगा, वो तो फिर प्रिंट हो ही सकता है। मुझे स्ट्रिंग के साथ करना था शफक, प्लस कॉन्केटिनेट के साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग सही हो, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूँ। पहले करते हैं आप लोगों वाला तरीका कि मैंने ए प्रिंट किया, इंटर, माई एज इज 5। अब देखते हैं सेकंड तरीका, दिखा दूं? ठीक है, सेकंड तरीका है, आप 1 के बराबर में आपके पास ये एक और सैंपल होता है, ये वाला, ये इस सैंपल के नीचे, ये वाला जो सैंपल होता है ना की के अंदर, आपके इस सैंपल के नीचे एक और सैंपल होता है। आप उसके अंदर ये लिखें, ये लगाएं दोनों तरफ और ए को लिखें। ये वाला सैंपल पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। किसी को पता है इसका नाम? बैकटिक। ओके, ठीक है। ये आपने लगाया, ये कर्ली ब्रेसेस और ये क्वेश्चन मार्क, ओ डॉलर, सॉरी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं और इंटर करके चेक करते हैं इसको। यही चीज क्या आप डबल कोटेशन के साथ कर सकते हैं? नोट्स। क्या आप ये चीज सिंगल कोट के साथ कर सकते हैं? No। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बैक टिक जो कह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है डॉलर का सिंबल, डॉलर के साथ ये कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर वेरिएबल्स। जैसे ही आप ये लिखेंगे, ये देखें ये अलग से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है। डॉलर को डॉलर सिंबल ही कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ही डॉलर है। किसी की क्या मजाल कि डॉलर को कुछ कह सके डॉलर के सिवा। बात समझ में आई? जिसको बात समझ में नहीं आई वो बताए। ये तरीके भूल मत जाना, ये बहुत काम के तरीके हैं। यस 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 यस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक तरीके को, एक काम को करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, ठीक है, रिपीट करते हैं, दोबारा से शो करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसको असाइन किया 5,
अब मैं चाहता था कि माई एज इज 5 आए, तो मैंने क्या किया, पहले कॉन्केटिनेट कर दिया। कॉन्केटिनेट करके भी मैं शो करवा सकता था, लेकिन ये तरीका क्यों ईजाद हुआ जब मैं कॉन्केटिनेट कर सकता था? ये तरीका इसलिए ईजाद हुआ कि भाई इंग्लिश में हमेशा एंड में ही थोड़ी लगाना है मुझे। मिसाल के तौर पे माई एज इज 5 एंड मिसाल, हाँ। अब मैंने कुछ भी लिखना आगे, अब ये आगे और भी, अब बीच में चाहिए मुझे ये। अब अगर मुझे ये वेरिएबल सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये तरीका देख लेते हैं। इस तरीके से हमने लिखा, माई एज इज 5 एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 5, मिसाल के तौर पर। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है? डबल कोटेशन, डबल कोटेशन, ये तो काम नहीं करेगा। अब क्या होगा? अब यहाँ कॉन्केटिनेशन यूज करेंगे हम, प्लस प्लस एंड ए, सेम आउटपुट बोथ का, दोनों का सेम आउटपुट आया है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले स्ट्रिंग रखा, उस स्ट्रिंग को चिपकाया प्लस से, फिर ए लिखा वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल अब डबल कोटेशन में नहीं है तो अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा जावास्क्रिप्ट को। फिर मैंने कॉन्केटिनेट किया, फिर मैंने स्ट्रिंग चिपका दी, और मेरा आंसर इस वाले आंसर के सेम है, लेकिन दिखने में ये वाली वैल्यू ज़्यादा साफ है और इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये तरीका ईजाद हुआ है। ये तरीका बहुत साफ सुथरा है, लिखने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जब कभी ज़रूरत पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है, कोड में कन्फ्यूजन हो जाती है। और सबसे अच्छा डेवलपर वो है जो कोड को साफ सुथरा रखे, रीडेबिलिटी अच्छी रखे उसकी, और ऐसे रखे कि कल को उसका कोड कोई और डेवलपर पढ़ना चाहे तो आसानी पढ़ सके, वही अच्छा डेवलपर कहलाता है। जी, अटेंडेंस, अटेंडेंस यार आज फिर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा आज अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी, तो अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल, किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? आसान था, ये चीज़ तो बहुत आसान थी, बहुत ही हलवा, बहुत ज़्यादा हलवा। ठीक है, अब मैं क्लास का लिंक चेंज करता हूँ, फिर बात करते हैं मजीद। ओके, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बस लिंक नया देता हूँ, आप लिंक पे क्लिक करें और जल्दी से क्लास में वापस आए। जी, अटेंडेंस आज मार्क नहीं हो सकेगी आप लोगों की, आज जो है उस साइट पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। इंशाल्लाह इस सैटरडे संडे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट देखेंगे वेबसाइट पे इंशाल्लाह, उससे रिलेटेड। ठीक है, और ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
वॉइस क्लियर, स्क्रीन क्लियर। दैट्स गुड। ये जो आज का टॉपिक मैंने आपको करवाया ना, ये आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। ओके। हमने बहुत टाइम पहले आपको एक आउटलाइन दी थी, W3 स्कूल से पढ़ाएंगे। हमने उसको खोल के भी नहीं देखा कि हमें क्या क्या पढ़ाना था। ऐसा ही है ना। जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे थे ना हम तो। हमने स्टेटमेंट हो गया, कांस्टेंट अरिथमेटिक को छोड़ दो, डेटा टाइप छोड़ दो, ऑब्जेक्ट इवनिंग, स्ट्रिंग मेथड सर्च। हाँ, करेंगे करेंगे, सब करेंगे। बस ये वाले टॉपिक्स लेट वार कॉन्स पढ़ाने के बाद इंशाल्लाह उसी पे जाना है हमें। ओके। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज तक हाँ, असाइनमेंट भी तो कर रहे हैं आप लोग। हम्म, हम्म, ओके। हाँ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का काम कर लिया। इफ एल्स की तरफ वापसी आता हूँ मैं। इफ और एल्स पढ़ लिया, सबको सिंटेक्स क्लियर है इफ एल्स का? है भाई? इफ एल्स का सिंटेक्स में किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट बताओ अभी। फिर मैं आगे चला गया तो फिर पीछे आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अफान क्लियर नहीं है। ओके। और किसको क्लियर नहीं है? अफान क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, नहीं है मसला। ओके, क्लियर है। ओके। आज 3 नए स्टूडेंट्स आए थे, मुइज़ अली और 2 और थे। आप लोगों को भी क्लियर है ये एफ और एस के स्ट्रक्चर? चलें, हम अपनी वापसी आते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। और जावास्क्रिप्ट के लिए यही ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे तो। लेकिन इससे ये होगा कि मैं आप लोगों को कोड नहीं दे पाऊँगा शायद। ये कोड मैं यहाँ रख लेता हूँ। और ये आउटपुट जो है ना, वो मैं डिलीट कर देना। ये फाइल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी मुझे, तो इस वजह से जो है ना वो मैं, ये पता नहीं शिफ्ट, ये डिलीट कर दिया। ठीक है। और ये अनडिफाइंड भी डिलीट कर दिया मैंने। और जैसे अनडिफाइंड डिलीट किया, ये भी डिलीट करना पड़ेगा हमें। और ए के साथ जो है वो 5 करने हैं। ये आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ देनी है फाइल, ताकि आप लोगों को याद रहे।
फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इस फाइल को सेव कर देते हैं, इसको वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस, कोई आया है, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है, अभी तक आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता जाता हूँ, हमेशा आज एक और चीज़ के बारे में बता देते हैं आपको। कहाँ गई सिक्योरिटी नोट्स, एप्लीकेशन सोर्स, कहाँ गई? एक सेकंड रुकिएगा बस आप लोग। चलो मैं देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नहीं है, हमारी भी लाइट आ गई, चार्ज पे लगा दिया मैंने लैपटॉप को, और अब हमें मसला भी नहीं है, वापस आते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे थे इफ एल्स की। इफ एल्स में क्या समझाना था मुझे? पहले ये कि इफ एल्स में आपको प्रॉब्लम क्या है। देखें, इफ एल्स होता कहाँ है, जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कि हमें फैसला लेना पड़ता है कि अगर ये चीज़ होगी तो ही हम ये वाला काम परफॉर्म करेंगे, और वरना ये वाला काम करेंगे। जैसे कि मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों को पहले दे चुका हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने कई असाइनमेंट बनाए हैं इसके ऊपर, कि हमने अभी कौन सा असाइनमेंट बनाया था, हाँ, जैसे क्लासेस वाला, कि अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर रेड क्लास होगी तो ग्रीन अप्लाई कर दो, ग्रीन होगी तो रेड अप्लाई कर दो। इस तरीके के हमने बहुत सारे असाइनमेंट किए। इफ का तरीका क्या है? इफ इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है अगर, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट देखनी है तो देखें, यहाँ पे जब आप इफ लिखेंगे तो आपको इफ स्टेटमेंट पूरी आएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो वो आपको पूरा एक बॉडी बना के दे देगा, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पे आती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कंडीशन भी एक स्टेटमेंट होती है, कोई भी एक ही ऐसी स्टेटमेंट जिसके सही होने के ऊपर आपकी ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ वाली, ठीक है, डू समथिंग। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है ना, तो आपकी ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर नहीं, तो आप यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी यारी बॉडी कंडीशन ट्रू हो तो मैं ये चलाऊं, वरना मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास दो कंडीशन है, कि अगर ये होगा तो ये चले, वरना ये हो जाए इन दैट, ठीक है। जैसे बारिश आएगी, मतलब बादल है, तो सूरज नहीं निकलेगा डेफिनेटली, अदरवाइज सूरज को निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। तो आपने कंडीशन लगा दी कि, अच्छा, कंडीशंस की टाइप्स होती हैं। कंडीशन की टाइप्स कैसे होती है? जहां पे एक चीज का होना पाया जाए और उसके ना होने से दूसरी चीज आपने करनी होती है। जैसे कि मैंने अभी एक मिसाल दी आपको, कि या तो बादल होंगे तो सूरज नहीं निकलेगा, अदरवाइज सूरज निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें आपको एल्स की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे आप एल्स नहीं लगाएंगे, वहां पे आप एल्स नहीं लगाते, वहां पे आप सिर्फ इफ का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको आगे चल के देता हूँ, मेरे जहन में आने दें थोड़ी सी, ठीक है। अभी इफ के अंदर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इफ की बॉडी में जब भी ट्रू होता है, ट्रू क्या है? ये बूलियन का है। बूलियन क्या है? एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स क्या होती हैं?
वो हमें पता है कि जो है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो है वो एक टाइप होती है जो रैम को बताती है इस तरह का डेटा आपने स्टोर करना है। ठीक है ना। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास क्या चलेगा, मेरे पास ये कंसोल चलेगा। कंसोल डॉट लॉग इफ वर्किंग। ठीक है। एल्स क्या होगा आपके पास, एल्स वर्किंग। हाँ भाई सही है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओहो, ये सारी चीज़ें भी कंसोल हो रही हैं, तो हम इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं ताकि कचरा नहीं आए। इफ वर्किंग, इफ क्यों वर्किंग कर रहा है, क्योंकि उसको जो कंडीशन मिली है वो बूलियन में ट्रू है। अदरवाइज अगर आप इसको फॉल्स दे देंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एल्स वर्किंग करने लगेगा, क्योंकि आपके जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिलती ना इफ को, जब तक इफ वर्किंग नहीं करता। अब इफ की ट्रू होने की कुछ शराइतें हैं, मतलब वो किस तरीके से ट्रू होता है। ट्रू होने के लिए या तो क्या जीरो पे इफ ट्रू होगा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले ये देख लेते हैं। आई एम बैक। गायब नहीं हुआ। मेरे से जो है वो गलती से ये टैब क्लोज हो गई थी, क्योंकि मेरा हाथ सेट नहीं है इस कीबोर्ड पे, तो इस वजह से जो है वो एकदम से गायब हो गया सब कुछ। अ, मैं इस पे क्लिक कर रहा था। ओके, हम बात कर रहे थे कि अगर इफ के अंदर जीरो है तो क्या होगा। मैंने ये आप लोगों को बताया, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। तो बताएं अगर इफ के अंदर जीरो होगा तो क्या होगा। एल्स चलेगा, एल्स चलेगा। बिल्कुल सही जवाब, एल्स चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये हर लैंग्वेज का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट जो है वो इफ के अंदर जीरो अगर आ जाए तो वो उसको फॉल्स कंसीडर करती है, ठीक है। लेकिन अगर इफ में वन आ जाए तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। अगर इफ में वन आ जाए तो ट्रू होगा। जावास्क्रिप्ट उसको क्या कंसीडर करती है, ट्रू। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर एक्सेप्ट जीरो, या ये समझ लें नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए तो वो उसको क्या समझेगी, ट्रू समझेगा इफ। और जीरो नेचुरल नंबर होता नहीं हमारे पास। अब आते हैं, अगर 1.1 कोई भी फ्रैक्शन नंबर या फ्लोटिंग नंबर जिनको हम कहते हैं, अगर वो आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी हमारे पास इफ ट्रू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, उस तरफ आ रहे हैं। और अब आते हैं, हमने डेटा टाइप में कौन सा देखा, इंटीजर देखा। इंटीजर में जीरो जो होता है वो फॉल्स, वन, वन से ऑनवर्ड पॉइंटिंग वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं -1 दे दूं तो क्या होगा, अगेन ट्रू, क्योंकि जीरो से पहले और जीरो से बाद जितनी भी वैल्यू है, चाहे नंबर में है चाहे फ्लोट में है, उनकी जो है वो हमारे पास ट्रू ही कंसीडर होती है। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको पास कर दूं एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या होगा, ये एल्स, क्योंकि
जावास्क्रिप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स कंसीडर करता है। और किसको फॉल्स कंसीडर करता है? एम्प्टी स्ट्रिंग को, जीरो को, नल को, नल को भी वो फॉल्स कंसीडर करता है, और अनडिफाइंड को। ठीक है, और वो अनडिफाइंड को भी फॉल्स कंसीडर करता है। और किसको? इन सबको क्या करता है? वो फॉल्स कंसीडर करता है। यहां तक बात समझ में आई इफ और एल्स की। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी कंडीशन है, अभी हम कंडीशन नहीं बना रहे, अब ये खान लिखा है, खान बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अब ये हो गया मेरे पास इफ एल्स की कंडीशन। अब जरूरी नहीं है एक ही कंडीशन हो उसके बाद एल्स चल जाए। बाजू बात ऐसा भी तो होता है कि इफ के बाद और भी कंडीशन होती है कि भाई आप जा रहे हो तो ये भी करना है, ये हो तो ये कर लेना, ये हो तो ये कर लेना, ये हो तो ये कर लेना। मिसाल के तौर पे आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, वो बोलते हैं भाई आप है ना बस से चले आओ, बस नहीं मिले तो आप वैन में चले आना, वैन ना मिले तो आप कार में चले आना, कार ना मिले तो आप ट्रेन से चले आना, ट्रेन ना मिले तो आप जहाज से चले आना। ये क्या है? ये आपकी बहुत सारी कंडीशन है कि आपको कहीं पहुंचना है और इमरजेंसी है, तो आप कोई भी जो है वो कोई भी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी टाइप की। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है। अब वो इफ एल्स से तो पूरे नहीं हो रहे, तो उसके लिए नई चीज हमारे पास जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी इफ और एल्स के दरमियान जो है ना वो एल्स इफ का इजाफा हुआ। एफ एल्स इफ जो है वो इफ की कॉपी है, सेम टू सेम, लेकिन लिखने का तरीका एल्स के साथ होता है। आप इफ से पहले एल्स लगा देते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। ये भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से इफ काम करता है, लेकिन फर्क इतना है कि अगर इफ चल गया, मतलब पूरे जब आप इफ एल्स की कंडीशन बनाते हैं तो एक दफा इफ आएगा, एक दफा एल्स आएगा। आप दो दफा एल्स नहीं लगा सकते, आप दो दफा इफ नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बताता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे आप दो दफा इफ नहीं लगा सकते, दो दफा एल्स नहीं लगा सकते, अगर मैं यहाँ पे एल्स के बाद एक और एल्स लगा दूं तो एरर देगा मुझे। ठीक है, अब एक चीज और हमारे पास, हाँ एक चीज जो मैं बताने वाला था, स्टेटमेंट जहन से निकल गई, आ गई। जब ये कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना और वो उसकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देता है, तो जावास्क्रिप्ट उसके बाद वाली चीजों को नहीं पढ़ती, नहीं पड़ेगी वो कभी भी। अगर उसकी ये चीज कंप्लीट हो गई, वो इसके अंदर आ गया, इसको ये ट्रू मिल गया और वो इसमें आ गया, तो वो इस कंडीशन को नहीं पढ़ेगा और एल्स में भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो इस पे आएगा, सेकंड जो आपने एल्जिफ लिखा होगा उस पे आएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके बाद जो एल्जिफ होगा उस पे आएगा। फिर वो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर उसके बाद जो एल्जिफ होगा उस पे आएगा। और फिर उसके बाद अगर एल्स लगा हुआ है और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, देन वो एल्स पे जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? इफ तो चल जाता है मतलब। अफान, क्या कह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं आप क्या। मैं वही बात समझाना चाहता था, लेकिन मैं समझाया इसलिए नहीं, मैं बात को वहां से काट गया हूँ। वजह उसकी ये है कि वो इफ उस उस स्ट्रक्चर का इफ नहीं होता। जब आप दो इफ लगा देते हैं ना, तो वो इफ अलग बॉडी का इफ है और ये इफ अलग बॉडी का इफ है। मैं कर लेता हूँ, चले वो बात भी कर लेता हूँ। अगर आपने यहाँ के बाद एक और इफ लगा दिया ना, तो ये दोनों इफ ना एक स्ट्रक्चर के इफ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर के इफ नहीं है। ये स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये इफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया, और जब आपने दूसरा इफ लगाया ना तो ये दूसरा इफ है। अब जो बात मैंने आपको पहले कही थी ना कि एक इफ अगर ट्रू हो जाता है तो वो नीचे एज इफ पे नहीं आएगा, तो वो वाली बात फिर यहाँ पे गलत हो जाएगी। फिर क्या होता है, अगर आपने एक के बाद दूसरा इफ लगाया ना तो वो क्या करेगा, पहले इस इफ की कंडीशन देखेगा ट्रू हो या फॉल्स।
दोनों सूरतों में वो ये पढ़ेगा और फिर वो इसमें भी जाएगा, क्योंकि इस इफ का ताल्लुक इस इफ के साथ नहीं है। ठीक है, उस इफ का ताल्लुक इस इफ के साथ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सब्जी लेने आज चले गए बाजार। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने जाना नहीं है, अम्मा को परेशान करना है आप लोगों ने। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज आप बाजार चले गए सब्जी लेने, तो अम्मी ने बोला भाई टमाटर जो है ना वो लाल ले आना बड़े बड़े, और अगर बड़े बड़े लाल टमाटर ना मिले तो दरमियाने ले आना, दरमियाने ना मिले तो छोटे ले आना, अगर छोटे वाले टमाटर भी लाल ना मिले तो फिर बड़े वालों में टमाटर में ना लाल पीले टमाटर देख लेना। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब उन्होंने दूसरे इंस्ट्रक्शन पास करे आपको कि बेटा अब जा ही रहे हो तो टमाटर के साथ प्याज भी ले आना। अब प्याज लेने गए तुम लोग। अब उन्होंने बोला भाई प्याज आती है दो तरह की, एक लाल और एक ऑरेंज सी, एक चाइना वाली और एक लाल वाली पाकिस्तानी। तो पहले बड़ी वाली प्याज देखना पाकिस्तानी, ना मिले तो छोटी वाली ले आना, ना मिले तो उससे छोटी ले आना, और नहीं मिले तो फिर चाइना वाली बड़ी लेकर आना। अब ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसी तरीके से ये इफ भी अलग अलग है आपका। आपने दो दफा इफ खोला ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल अलग अलग हो गई है। एक आपके टमाटर के लिए और एक आपकी प्याज के लिए। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो इफ जब भी लगता है ना, जब भी इफ लगता है, इफ का मतलब है नई कंडीशन शुरू हो गई है, पुरानी वाली से ताल्लुक खत्म है। ठीक है, आप एक फंक्शन में 10,000 इफ लगा सकते हैं, और हर इफ जो है ना वो जावास्क्रिप्ट लाजमी पड़ेगा, प्रोग्रामिंग आपकी लाजमी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके कंडीशन ही है कि आप लेने ही टमाटर जा रहे हो, तो आपको मल्टीपल इफ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इफ के बाद एज इफ ही लगाना है। क्योंकि एक चीज मिलने के बाद आपने टर्मिनेट कर देना अपने प्रोग्राम को, आगे नहीं बढ़ना आपने। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। मतलब अगली दफा अब सब्जी लेने कौन जा रहा है? सेम सेम सेम, इफ और एज इफ और एज इफ एल्स, एज इफ एज इफ और इफ, जितनी भी ये सारी चीजें ना, इफ एज इफ और एज इफ और इफ, जिनको आप कंसिडर कर लो, पीएचपी, नोड, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, व्यू, सी शार्प, वीबी डॉट नेट, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल ले लो, रूबी ऑन रेल्स ले लो, और कौन सी ले लो, डार्ट ले लो, फ्लटर ले लो, और और कौन सी प्रोग्रामिंग ले, स्विफ्ट ले लो, एंड्रॉयड की कोटलिन ले लो, जावा ले लो, सब में इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ए टू जेड है। अगर एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है यहाँ पे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, भले अगर आपको रिसर्च करनी हो, आज जाओ इफ और एल्स लिखो और आगे लिख दो जावा, फिर दूसरी टैब खोलो, फिर लिखो इफ और एल्स कंडीशन इन रूबी, रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर जाओ इफ और एल्स कंडीशन जो है वो आप देखें कैनस का दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे जावा की या कोटलिंग की या फ्लटर वगैरह की, तो सब में आपको इफ और एल्स का कंडीशन बिल्कुल सेम मिलेगी, सेम तरीके से काम करती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ लो, अगली में जरूरत ही नहीं है। ठीक है यूसुफ, यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? जिसको बात समझ में नहीं आई वो बताओ। जिनको आ गई उनको तो आ गई, जिनके नहीं आई वो बताएं। मतलब सबको बात समझ आ गई? नहीं नहीं, अरे ये स्टक हो जाता ना, बहुत बुरा हो जाता। यस, पाइथन वगैरह में भी क्लियर है सर, स्क्रॉल कर ले। अरे ऐसे बताओगे, जब स्क्रॉल ही नहीं हो रहा तो मैसेज करने का फायदा क्या? स्क्रॉल कर ले। भाई माइक खोल के बता दो कि सर स्क्रॉल कर ले। ओह, माइक बंद है। आगे। अरे याद दिला दिया।
नेस्टेड इफ का भी सेम कॉन्सेप्ट है शफक। गरम गरम खाना खाने से मुंह जल जाता है, ठीक है ना, ज़रा सब्र से। ठीक है, आपने जावास्क्रिप्ट शायद पहले पढ़ी होगी, लेकिन अभी यहाँ पे और भी लोग हैं, हम स्लो चलेंगे। तो नेस्टेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल, इसके अंदर कोई और इफ नहीं लगता, जब तक मैं ना समझा दूं जब तक तो नहीं लग रहा। असाइनमेंट कौन बनेगा करोड़पति पूरी करनी है भाई पहले आप लोगों ने, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया हुआ कौन बनेगा करोड़पति वो पूरा करना है, वो पूरा करो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल तो उसमें टाइम लगेगा और उसमें दिमाग भी लगेगा। इसलिए मैंने आपको जो है वो अभी तक कोई और असाइनमेंट नहीं दिया। तो नेक्स्ट क्लास का यही असाइनमेंट है, रात को हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दो प्रैक्टिस के लिए आपको एक दो टास्क और बता दूंगा, लेकिन वो एज असाइनमेंट नहीं होंगे। वो जिसका असाइनमेंट पूरा हो जाए वो कर ले, और जिसका असाइनमेंट पूरा ना हो वो ना करे भले। ठीक है, तो वो असाइनमेंट नहीं होगा, वो ऐसी आपकी प्रैक्टिस टास्क होगा। तो जिसको करना होगा वो कर लेगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ज़रूरी है, वो टास्क ज़रूरी नहीं है। नहीं, कौन से में कौन बनेगा करोड़पति की बात करनी है आप, जो एमसीक्यूज वाला मैंने असाइनमेंट दिया? नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपको वैसे इस्तेमाल कर भी सकते हैं आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, लेकिन मैं उसको जब आपको बनाना सिखाऊंगा ना, जब मैं बना के दिखाऊंगा अगली क्लास में, तो मैं आपको जो है वो उसको बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बना के दिखाऊंगा, जो मैंने आपको आज तक समझाई है या सिखाई है। ठीक है, तो वो सब कुछ बेसिक से हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं दिया मैंने ओके जो वो ना हो सके। मैं हमेशा वही चीज़ें देता हूँ जो हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लास आप लोगों की ख़त्म हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं समझाने में कुछ हद तक कामयाब हुआ होऊंगा और आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। अगर आप मेरी क्लास लेते हैं और आपको समझ में बहुत अच्छा आता है, आप बोलते हैं सर बहुत अच्छा समझाते हैं, और आप जब रात को सो के सुबह उठ के जब सोचते हैं कि सर ने ये क्या पढ़ाया था और याद नहीं रहता, तो ये आप अकेले नहीं हैं, हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप क्लास में सीखते हैं, आप 100% सुनते हैं तो आपको 40% 60% समझ में आ जाता है, तो 2 घंटे के बाद आपको सिर्फ 20% याद रहता है, ठीक है ना। तो ये हर बच्चे के साथ है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको पक्का 60 40 30 80% कैसे याद होगा, जब आप मेरा क्लास कोड को देखें, देखने के बाद उसको देख के एक फाइल साइड में खोलें, दूसरी फाइल यहाँ खोलें प्लेन, और उसको देख के लिखें और उसका आउटपुट चेक करते जाएं लाइन बाय लाइन। तो आप जब ये काम करेंगे ना, मेरा पढ़ाया हुआ कोड ही आपने देख देख के लिखना है और उसको प्रैक्टिस करके उसका रिजल्ट देखना है एक एक लाइन के बाद। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अंदाज, जैसी आपकी वो फाइल खत्म होगी ना पूरी, जो आपने मेरा क्लास कोड कॉपी करके आपने काम किया, अच्छा कॉपी का मतलब ये कि देख के लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, उससे आप नहीं सीख पाओगे। जब आप लिख लोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो आपको 60 और 80% समझ में आ गया, और वो चीज़ें भी माइंड में क्लियर हो जाएंगी आपके। ठीक है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं आपको अच्छा समझा सकता हूँ, मैं आपको अच्छा सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह, क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, और जिसका कोई कोई सवाल है वो पूछ ले मेरे से। अल्लाह हाफिज़ उमर। उमर, अल्लाह हाफिज़ शरियार। के ई वाले मेहरबान हो गए, लाइट नहीं गई अभी तक माशाल्लाह। ये तूफान से पहले की खामोशी अफवान। कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की लाइट चली है। किसी को कोई सवाल? बस भाई अल्लाह पूछेगा इन लोगों को, लोड शेडिंग का कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़ अफान। अल्लाह हाफिज़। कराची में लाइट ना जाए हो ही नहीं सकता, रात की नींद हराम हो गई है। बिल्कुल महर अली शाह, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या करें,
इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही हल है कि आप या तो डीएचए में कर ले लें या मुल्क से बाहर चले आए। बस। अच्छा, ये क्लास। अल्लाह हाफिज़। आप लोग जा सकते हैं। और जो लोग आज 3 स्टूडेंट नए आए हैं, उनके लिए मैं क्लास रूम का लिंक पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोग इस क्लास को जो है वो यहाँ से जो है वो जॉइन कर सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मतलब आप लोगों का कोई सवाल नहीं है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।